खोजा कहीं आने जाने के लिए हमेशा अपने गधे का ही इस्तेमाल करता था। खेती किसानी के लिए उसने 2 बैल भी रखे हुए थे। एक दिन हुआ यह कि खोजा के एक बैल पर एक सेठ के बैल ने हमला कर दिया। खोजा के बैल ने सेठ के बैल को बहुत रोका, लेकिन जाने किस बात पर गुस्साए बैल ने सींग मार मार कर खोजा के बैल को मार डाला। खोजा के तो जैसे अपने बैल के साथ ही प्राण निकल गए। बिना 2 बैलों के खेती नहीं हो सकती थी, और फिर दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। जिस बैल ने खोजा के बैल की हत्या की थी, खोजा ने उस बैल के मालिक से कहा कि या तो वह उसे एक बैल खरीद कर दे या फिर कुछ दिनों के लिए अपना बैल उधार दे दे, जिससे कि खोजा अपने खेत जोत सके। सेठ ने खोजा की एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। तब खोजा इंसाफ मांगने के लिए काजी के पास गया। काजी ने बड़े ध्यान से खोजा की दलीलें सुनी, उसे भरोसा दिलाया कि उसकी अदालत में खोजा को इंसाफ मिलेगा। काजी ने सेठ को तलब किया। सेठ की दलीलें सुनने के समय खोजा को अदालत से बाहर रहने को कहा गया। खोजा का माथा तो ठनका, फिर भी वह काजी की हिदायत को मानते हुए अदालत से बाहर चला गया। इधर खोजा बाहर गया, उधर सेठ ने काजी को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सेठ की गवाही पूरी हो गई तब काजी ने फिर से खोजा को तलब किया। खोजा तो अदालत के बाहर बैठा इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत अदालत में हाजिर हो गया। खोजा के आते ही काजी बोला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि खोजा को मुआवजे के तौर पर 10 रुपए देने होंगे। खोजा हैरान, एक तो उसी का बैल मरा, सेठ के बैल ने बेवजह उसके बैल पर हमला किया और उसके प्राण लेकर ही हटा, इस पर काजी उसी पर जुर्माना कर रहा है। मायूस होकर खोजा ने कहा, पर काजी साहब, यह तो बताइए कि मेरा ही बैल मरा और अब मुझे ही मुआवजा देना पड़ रहा है। काजी बोला, सेठ जी के बैल ने तुम्हारे बैल को मारने के लिए काफी ताकत लगाई, 10 रुपए उसका मेहनताना है। काजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि खोजा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, काजी साहब, आपके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मुझे काफी ताकत लगानी पड़ी है। मेहनताने के तौर पर आप उस सेठ को दे दीजिए। कहानी एक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य के एक बुद्धिमान और हंसमुख व्यक्ति का नाम नसीरुद्दीन था। नसीरुद्दीन का जीवन राजा के दरबार में बीतता था, जहां वे अक्सर राज दरबारियों को अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज से हंसाते थे। उनका मस्तमौला स्वभाव सभी को आकर्षित करता था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से राजा भी उनका बहुत आदर करते थे। राजा एक गंभीर और विचारशील व्यक्ति थे, लेकिन वे अक्सर नसीरुद्दीन की बातों को हल्के में लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नसीरुद्दीन ज्यादा गंभीर नहीं होते। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। नसीरुद्दीन, राजा ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारी चतुराई का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने 4 सवाल रखता हूँ। अगर तुम इन सवालों के सही उत्तर दे पाओ तो तुम्हें राज्य के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लेकिन यदि तुम इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। नसीरुद्दीन ने राजा की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आप मुझे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनौती का स्वागत करना चाहिए। मैं तैयार हूं। राजा ने पहला सवाल पूछा। सवाल 1, जो चीज हमारे पास हो फिर भी हमें कभी दिखाई न दे, वह क्या है? नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह ध्वनि है, राजा साहब। हम इसे सुनते हैं, लेकिन कभी देख नहीं पाते। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम सही हो, यह जवाब बिल्कुल सही है। फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2,
क्या ऐसा कुछ है जो जितना ज्यादा लिया जाए उतना ही बढ़ता जाए? नसीरुद्दीन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह ज्ञान है राजा साहब। जब आप ज्ञान को लेते हैं वह बढ़ता जाता है। राजा ने नसीरुद्दीन की ओर देखा और कहा, यह भी सही है। तुम एकदम सही उत्तर दे रहे हो। अब राजा ने तीसरा सवाल पूछा। सवाल 3, क्या ऐसा कुछ है जो बिना खर्च किए पाया जा सके? नसीरुद्दीन ने एक बार फिर से विचार किया और कहा, यह समय है राजा साहब। समय कभी भी मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन इसका सही उपयोग ही इसे मूल्यवान बनाता है। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, यह उत्तर भी सही है, लेकिन तुम्हें चौथा सवाल और कठिन होगा। फिर राजा ने चौथा सवाल पूछा। सवाल 4, क्या ऐसा कुछ है जो किसी के पास हो लेकिन किसी और के लिए भी वह पूरी तरह से बेकार हो? नसीरुद्दीन ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा कल है राजा साहब। कल हमारे पास होता है, लेकिन यह कभी किसी और के लिए काम नहीं आता। राजा कुछ देर चुप रहे। उन्हें लगा कि नसीरुद्दीन ने चारों सवालों के जवाब बहुत ही सहजता और बुद्धिमानी से दिए थे। राजा की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वह समझ गए थे कि नसीरुद्दीन सिर्फ एक हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति भी हैं। राजा ने अंत में कहा, नसीरुद्दीन, तुमने इन 4 सवालों के उत्तर दे दिए और मुझे यह देखकर गर्व महसूस हो रहा है कि तुमने मेरी परीक्षा को इतनी सहजता से पास किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखकर मुझे यह समझ में आता है कि तुम इस राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति हो। मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार देने का वादा करता हूँ। नसीरुद्दीन ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, राजा साहब, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि आप मुझे अपना मित्र मानते हैं। यह पुरस्कार सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष देता है। राजा हंसे और नसीरुद्दीन की बातों को सराहा। उन्होंने नसीरुद्दीन को अपना प्रिय मंत्री नियुक्त किया और राज्य में कई सुधार किए ताकि हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल सके। नसीरुद्दीन ने राजा के साथ मिलकर राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी आती है। नसीरुद्दीन की तरह हमें हर स्थिति को समझने और सीखने की क्षमता रखनी चाहिए, चाहे वह कोई भी सवाल हो। कहानी 2। एक छोटे से शहर में एक व्यापारी अपने व्यापार में खूब नाम कमा रहा था। उसका नाम था शमशेर। वह हमेशा अपने व्यापारिक कौशल और बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा पीटता रहता था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी और वह रोज नए नए व्यापारिक युक्तियों और चालों के बारे में बात करता रहता था। शमशेर ने अपने व्यापार में बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन वह हमेशा इस बात पर गर्व महसूस करता था कि उसकी समझदारी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। एक दिन शमशेर ने शहर में आकर यह घोषणा की कि वह अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक दिमाग वाले व्यक्ति बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी तकनीकें हैं जिनके बिना कोई व्यापारी सफल नहीं हो सकता। हर कोई उनका अनुसरण करे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी और उनके अनुभव से वे आसानी से अमीर हो सकते थे। शहर वाले इस व्यापारी के बारे में सुनकर कुछ चौंके, कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को मजाक भी समझ रहे थे। इसी बीच मुल्ला नसीरुद्दीन, जो शहर में अपनी मस्ती के लिए जाने जाते थे, ने यह खबर सुनी और वह शमशेर से मिलने का मन बना लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार में घूमते हुए शमशेर की दुकान पर पहुंचे। शमशेर ने उन्हें देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मुल्ला साहब, आपने सुना है ना मेरी व्यापारिक सफलता के बारे में?
अगर आप भी मेरे मार्गदर्शन में काम करें तो आप भी बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे सचमुच? तो क्या तुम मुझे कुछ ऐसा सिखाओगे जिससे मैं भी तेरी तरह अमीर बन जाऊं? शमशेर ने गर्व से सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें वो सब सिखा सकता हूं। मेरी सफलता का राज है मेरी समझदारी और व्यापार की निपुणता। तुम्हें बस मेरे जैसा सोचने की जरूरत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह समझाओ कि क्या तुम्हारी ये व्यापारिक युक्तियां सचमुच किसी काम की हैं? शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मुल्ला, सबसे पहली बात यह है कि व्यापार में निवेश बहुत जरूरी है। अगर तुम बिना निवेश के कुछ भी शुरू करोगे तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद तुम्हें हमेशा अपने ग्राहक को खुश रखना चाहिए ताकि वे बार बार तुम्हारे पास आएं और तुमसे खरीदारी करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर तुम्हारे पास क्या ऐसा राज है जो बाकी सब व्यापारी नहीं जानते? शमशेर ने अपनी आंखें चमकते हुए कहा, यह तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। व्यापार के लिए मेरे पास एक खास तकनीक है जो मैं सिर्फ चुने हुए लोगों को बताता हूँ। यह तकनीक है, व्यापार में बड़ी कीमत से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे कीमत कम करते जाओ। इससे ग्राहक हमेशा उत्सुक रहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बड़ा सौदा मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तसल्ली से सुना और फिर एक लंबी सांस ली। तो तुम यह कह रहे हो कि शुरुआत में कीमत बड़ी रखो और बाद में उसे घटाते जाओ? हाँ बिल्कुल, शमशेर ने गर्व से कहा। यह वही तरीका है जिससे मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। इससे ग्राहक को लगता है कि वह बड़ा फायदा उठा रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शमशेर की बातों को सुना और फिर एक चाल चली। उन्होंने शमशेर से कहा, वाह, यह तो बहुत ही शानदार तरीका है। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सही हो। लेकिन मुझे एक और बात समझाओ, अगर मुझे अपनी दुकान खोलनी हो तो मुझे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? शमशेर ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें पहले बड़ी कीमत तय करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे घटाना चाहिए। इस तरह तुम ग्राहक को आकर्षित कर सकोगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ। अब तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी सलाह से एक दिन तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने शहर के एक प्रमुख चौक पर एक स्टॉल लगाया और वहां पर एक बहुत महंगी चीज रख दी, एक छोटा सा पत्थर जिसे उसने बेहद महंगा घोषित किया। इस पत्थर की कीमत शमशेर के बताए गए तरीके से रखी गई थी, यानी बहुत अधिक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह पत्थर लोगों को दिखाते हुए कहा, यह वह पत्थर है जो आपको अमीर बना सकता है। इसकी कीमत बेहद अधिक है, लेकिन इसमें कोई न कोई खास बात होगी। लोग हैरान थे और शमशेर को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन ने पत्थर की कीमत को घटाना शुरू किया। पहले तो लोग इस महंगे पत्थर को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने कीमत घटाई, लोग फिर से आकर्षित होने लगे। देखते ही देखते लोग एक के बाद एक उस पत्थर को खरीदने लगे। कुछ दिन बाद शमशेर ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान पर काफी भीड़ हो रही थी। उसकी दुकान पर कम ग्राहक आते थे, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान पर लोग आकर सामान खरीद रहे थे। शमशेर ने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाकर पूछा, तुमने जो तरीका अपनाया वह सचमुच काम कर रहा है? मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई खास चाल है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, शमशेर भाई, तुम्हारा तरीका सही था, लेकिन तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि ग्राहक की मानसिकता को कैसे समझना चाहिए। मैंने तुम्हारे तरीके को अपनाया, लेकिन इसे और भी बेहतर तरीके से पेश किया। मैंने महंगी चीज को दिखाया और फिर उसे सस्ती बना दिया, जिससे ग्राहकों को यह लगा कि उन्हें बड़ा फायदा मिल रहा है।
निष्कर्ष, शमशेर समझ गया कि मुला नसीरुद्दीन ने उसे अपनी चाल से हराया। वह सीख चुका था कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों को खुश रखने और उनके मनोविज्ञान को समझने की भी जरूरत है। मुला नसीरुद्दीन की यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल किताबों और सिद्धांतों से नहीं आती, बल्कि सही समय और सही तरीके से उनका उपयोग करने से आती है। इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने शमशेर को यह समझाया कि व्यापार में केवल तर्क और चालाकी की बजाय ग्राहक की खुशी और समझदारी को महत्व देना चाहिए। कहानी 3। मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी नई शरारत के बारे में सोच रहे हों। गांव में कुछ अजनबी लोग आए थे और उनका व्यवहार अजीब था। यह लोग अक्सर गांव के आसपास घूमते रहते और गांव वाले उन पर शक करते थे। एक दिन मुला नसीरुद्दीन ने सुना कि 3 अजनबी लोग रात के समय गांव के पास वाले खेत में बकरियां चुराने की योजना बना रहे हैं। गांव के लोग घबराए हुए थे, क्योंकि बकरियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। मुला ने सोचा कि यह काम केवल उनकी समझदारी से ही हल हो सकता है, और वह बिना किसी देरी के इस मामले को सुलझाने की ठान बैठे। 3 चोरों की योजना बहुत साधारण थी। वे रात के समय चुपके से गांव के बकरियों के बाड़े में घुसने वाले थे और उन बकरियों को लेकर जंगल में छिप जाने वाले थे। उनका मानना था कि रात का अंधेरा उनकी मदद करेगा और कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। लेकिन मुला नसीरुद्दीन की सूझबूझ से उनका यह ख्वाब चकनाचूर होने वाला था। मुला नसीरुद्दीन को यह पता था कि चोरों के पास कोई खास योजना नहीं है और उनका पूरा विश्वास रात के अंधेरे पर था। मुला ने तय किया कि वह चोरों को पकड़े बिना ही उनकी योजना को उलट देंगे। उन्होंने पहले गांव वालों से कहा कि वह एक विशेष नुस्खा तैयार कर रहे हैं जो चोरों को पकड़ने में मदद करेगा। इसके लिए उन्हें पूरी रात जागते रहना होगा और चुपके से उनका पीछा करना होगा। मुला ने रात के समय चोरों को देख लिया। वे अपने बकरियों के बाड़े की तरफ बढ़ रहे थे। मुला चुपचाप उनके पीछे चलने लगे। वह जानते थे कि अगर वह सीधे तौर पर चोरों से टकराएंगे तो चोर किसी न किसी तरीके से बच निकलेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चोरों को किसी न किसी प्रकार से भ्रमित करना होगा। मुला नसीरुद्दीन ने चोरों के सामने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर उन्हें बकरियों के ऊपर लपेट लिया और बकरियों की तरह चलने लगे। वह चोरों के बिल्कुल पास पहुंचे और फिर अचानक से बकरियों के जैसे आवाज करना शुरू किया। चोर यह देखकर घबराए और समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। चोरों में से एक ने कहा, यह कौन बकरा है जो इतनी अजीब आवाज कर रहा है? दूसरे ने कहा, यह जरूर कोई चालाक बकरा है जो हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। मुला नसीरुद्दीन ने अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। अब चोरों को यह यकीन हो गया कि वह किसी बकरा के बजाय किसी इंसान के साथ सामना कर रहे हैं, लेकिन वह इतना घबराए हुए थे कि उनका ध्यान भटक चुका था। मुला नसीरुद्दीन ने चोरों को और भी उलझाने के लिए बकरियों की आवाज और भी जोर से की। इस पर चोरों ने समझा कि वे बकरियों के झुंड के बीच में फंसे हुए हैं। जब चोरों ने इस स्थिति को और अधिक गंभीरता से लिया तो मुला ने अचानक से चिल्लाकर गांव वालों को बुला लिया। गांव वाले दौड़ते हुए आए और चोरों को घेर लिया। चोरों को कोई रास्ता नहीं मिला और वे गिरफ्तार हो गए। कहानी का अंत। गांव वाले नसीरुद्दीन की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। मुला नसीरुद्दीन ने हमेशा की तरह मुस्कराते हुए कहा, यह तो एक साधारण सी चाल थी, लेकिन अगर तुम लोग मेरे बिना नहीं समझ पाते तो क्या होता। इसके बाद मुला ने यह सलाह दी कि हमेशा किसी भी समस्या का समाधान समझदारी से किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किए गए काम अक्सर परेशानी का कारण बन सकते हैं।
गांव वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और यह कहानी उनके बीच मशहूर हो गई। लोग अब इस बात को समझ गए थे कि एक अच्छी सोच और चतुराई से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी समस्या का समाधान सिर्फ ताकत या गुस्से से नहीं मिल सकता, बल्कि समझदारी, चतुराई और सोच समझकर किए गए कामों से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे हुए थे। मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा बुलाते थे। उनकी एक खासियत थी कि वे हमेशा सादगी से जीते थे और उनकी बातों में हास्य का पुट होता था। गर्मियों की एक रात थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दुकान से लौटकर घर आए और भोजन के बाद आंगन में लेट गए। 4 चोर, जो आसपास के गांवों में चोरी करने के लिए कुख्यात थे, उस गांव में आए। उन चोरों ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में कुछ कीमती सामान जरूर होगा। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में चोरी करेंगे। चोरों ने मुल्ला के घर के पास जाकर धीरे धीरे उनके आंगन की दीवार लांघी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो आधी नींद में थे, उनकी आहट सुनकर सतर्क हो गए। वे जानते थे कि ये लोग जरूर चोर हैं, लेकिन मुल्ला ने सोचा कि इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका चालाकी और बुद्धिमानी का होगा। मुल्ला ने तुरंत एक योजना बनाई। वे उठकर घर के अंदर गए और एक बड़ा सा थैला लेकर बाहर आए। उन्होंने चोरों की ओर देखा, जो एक कोने में छिपे हुए थे। मुल्ला ने जोर से कहा, हे भगवान, मेरे घर में जो ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, मुझे इन्हें कहीं छिपाना होगा। इन दिनों गांव में चोरों का बहुत डर है। चोरों ने यह सुना और उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जरूर बहुत धन है। मुल्ला ने उस थैले को अपने कंधे पर डाला और जोर जोर से बातें करते हुए गांव के बाहर की ओर चल दिए। चोरों ने आपस में इशारा किया और मुल्ला का पीछा करने लगे। मुल्ला एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे और वहां रुक गए। उन्होंने थैले को तालाब के पानी में डालते हुए कहा, अब यह धन यहां सुरक्षित रहेगा। कोई इसे यहां से नहीं चुरा सकता। चोरों ने यह देखा और सोचा कि तालाब के अंदर जरूर खजाना छिपा है। जैसे ही मुल्ला वहां से चले गए, चोर तालाब की ओर भागे। उन्होंने आपस में बातचीत की और तय किया कि वे तालाब में तैरकर खजाना निकालेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उनमें से किसी को तैरना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि अगर वे तालाब में उतरेंगे तो डूब सकते हैं। चोरों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने तालाब के पानी को बाल्टियों से निकालना शुरू किया। पूरी रात वे पानी निकालते रहे, लेकिन तालाब का पानी कम ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो गांव के लोग तालाब के पास आए और चारों चोरों को वहां मेहनत करता हुआ देखा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, तो चोरों ने बताया कि वे तालाब से खजाना निकाल रहे हैं। यह सुनकर लोग हंसने लगे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचे और बोले, अरे भाई, खजाना तो मैं निकालकर पहले ही बेच चुका हूं। तुम लोग तो बस पानी निकाल रहे हो। यह सुनकर चोरों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि मुल्ला ने उनकी मूर्खता का मजाक बनाया है। चोरों ने शर्मिंदा होकर गांव छोड़ दिया और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। मुल्ला ने गांव वालों को समझाया कि सबसे बड़ा खजाना बुद्धिमानी और समझदारी है। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से 4 मूर्ख चोरों को सबक सिखाया। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन नामक एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति रहता था।
उसकी लोकप्रियता गांव से बाहर तक फैली हुई थी। लोग उसे अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए दूर दूर से आते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक अद्भुत गुण था, वह हर सवाल का ऐसा मजेदार और चतुराई भरा जवाब देता था कि लोग अक्सर चौंक जाते थे और उसकी बातों पर विचार करते रहते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और उसे मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में खबर मिली। राजा के मन में मुल्ला के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, क्योंकि वह सुनता आ रहा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन किसी भी सवाल का उत्तर बिना किसी तनाव के दे सकता था। राजा ने सोचा कि अगर वह मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाए तो वह उसे कुछ सवाल पूछेगा और देखेगा कि वह किस तरह से जवाब देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को मेरे दरबार में लाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुला लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़ी धैर्य से दरबार में आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुमसे 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी शांति से राजा की बात सुनी और कहा, राजा महोदय, मैं तैयार हूँ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। राजा ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास न हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया, राजा महोदय, मेरे पास समय है, लेकिन वह मेरे पास नहीं है। समय हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन फिर भी हर कोई अपने जीवन में उसे अनुभव करता है। राजा इस जवाब से हैरान हुआ, क्योंकि यह सवाल एक दिमागी खेल की तरह था और मुल्ला का जवाब भी बिल्कुल सटीक था। राजा ने दूसरे सवाल का सामना किया। दूसरा सवाल था, मुल्ला, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी ताकत क्या है जो किसी को भी हरा सकती है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराते हुए बोला, राजा महोदय, सबसे बड़ी ताकत है क्या? प्यार ही है जो किसी को भी जीत सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वह व्यक्ति आपके पास आता है और आपका विरोध नहीं कर सकता। प्यार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। राजा को यह जवाब भी सही लगा। वह इस तरह के जवाबों से प्रभावित था और सोचने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग कितनी गहरी सोच से भरा हुआ है। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर तुम कहीं खो जाओ तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने जवाब दिया, राजा महोदय, अगर मैं कहीं खो जाऊं तो मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। और यदि मुझे लगता है कि मुझे खोया हुआ महसूस हो रहा है तो मैं अपनी यात्रा को फिर से शुरू करूंगा और सही रास्ते पर चलूंगा। खोने का डर सिर्फ मानसिक स्थिति है, असल में हम कभी नहीं खोते, बस अपनी दिशा को थोड़ा भूल सकते हैं। राजा फिर से मुल्ला की समझदारी पर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि क्या उसने कभी इस तरह से सोचा है। अब राजा ने चौथा और आखिरी सवाल पूछा, मुल्ला, तुम्हारे अनुसार जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, राजा महोदय, जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम कितनी दौलत जमा करें, कितने महल बनाएं या कितने युद्ध जीते। असली उद्देश्य है जीवन को प्रेम, समझदारी और दयालुता से जीना। जीवन का उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, खुश रहना और जीवन के हर पल का आनंद लेना। जब हम इन मूल्यों के साथ जीते हैं तो जीवन अपने आप ही अर्थपूर्ण हो जाता है। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन के उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर उसे अपना इनाम देने के बजाय उसे एक प्रश्न पूछा, मुल्ला, तुमने सही उत्तर दिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतने समझदार कैसे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला,
राजा महोदय, मैं समझदार नहीं हूँ। मैं बस जीवन के सरल और असली पहलुओं को समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि जितना अधिक हम अपने दिल और दिमाग से खुलते हैं, उतना अधिक हम जीवन के अर्थ को महसूस कर सकते हैं। राजा ने मुल्ला के शब्दों को गहरे में उतार लिया और उससे प्रेरित होकर उसने अपना शासन चलाने का तरीका बदलने का निर्णय लिया। वह अब पहले की तरह केवल अपनी शक्ति और संपत्ति पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि लोगों की भलाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। कहानी से सीख: जीवन के सही अर्थ को समझना सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि दिल से भी महत्वपूर्ण है। कहानी 6। एक बार की बात है, फारस के एक बड़े राज्य में बादशाह का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बादशाह की ख्याति थी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु बादशाह को अपने दरबारियों और प्रजा से अपनी बुद्धिमत्ता को बार बार प्रमाणित करने में आनंद आता था। एक दिन बादशाह को किसी ने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में बताया। कहा गया कि मुल्ला बहुत चतुर, हाजिर जवाब और मजाकिया व्यक्ति हैं। यह सुनकर बादशाह ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उनका स्वागत किया और बोले, मुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत चतुर और मजाकिया हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी कठिन पहेलियों का उत्तर दे सकते हो या नहीं। मुल्ला मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आप प्रश्न पूछिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहली चुनौती: 3 चीजों का चुनाव। बादशाह ने एक सोने की थाली में 3 चीजें रखीं, एक चमचमाती हुई तलवार, एक ताज और एक रोटी। उन्होंने कहा, मुल्ला, बताओ इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है और क्यों? मुल्ला ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां पनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या है। यदि भूख लगी हो तो रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि युद्ध का समय हो तो तलवार, और यदि राज्य चलाना हो तो ताज। परंतु यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मैं रोटी को सबसे महत्वपूर्ण मानूंगा, क्योंकि भूख लगने पर न ताज काम आता है न तलवार। बादशाह मुस्कराए और बोले, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया। दूसरी चुनौती: सच्चाई और झूठ। फिर बादशाह ने मुल्ला को चुनौती दी, मुझे एक ऐसी बात कहो जो आधी सच्ची हो और आधी झूठ। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहां पनाह, आप बुद्धिमान भी हैं और नहीं भी। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह जवाब वाकई अद्भुत है। तीसरी चुनौती: गूंगे का न्याय। अब बादशाह ने एक असली समस्या रखी। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह आदमी गूंगा है और अपनी बात नहीं कह सकता। इसे किसी ने ठग लिया है, पर यह अपनी बात समझा नहीं पा रहा। तुम न्याय करके बताओ। मुल्ला ने गूंगे व्यक्ति को इशारों से बात करने का मौका दिया। उसने अपने हाव भाव से समझाया कि किसी ने उसके पास रखे पैसे चुरा लिए। मुल्ला ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, इनमें से किसी ने इसका पैसा लिया है। मैं इसे साबित करूंगा। उन्होंने दरबारियों से कहा कि हर कोई अपनी जेब से एक एक सिक्का निकालकर उन्हें दे। फिर उन्होंने उन सिक्कों को गूंगे व्यक्ति को दिखाया। जैसे ही उसने एक सिक्के को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। मुल्ला ने उस सिक्के को बादशाह को दिया और बोले, जहां पनाह, यह वही सिक्का है। चोर पकड़ा गया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना? मुल्ला ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैंने गूंगे को वह सिक्का दिखाया तो उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट थे। उसकी खुशी ने सब कुछ बयां कर दिया। अंतिम चुनौती: सबसे बड़ा सत्य। बादशाह ने अंतिम सवाल पूछा, मुल्ला,
यह बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है। मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सभी एक दिन मरेंगे। चाहे आप राजा हो या रंक, यह सत्य सब पर लागू होता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उठकर मुल्ला को गले लगा लिया और कहा, मुल्ला, तुमने मुझे आज सिखाया कि जीवन में सच्चाई और सरलता से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। नसीहत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से न केवल बादशाह को प्रभावित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन के छोटे छोटे सत्य ही सबसे बड़े पाठ होते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि विवेक, सरलता और हाजिर जवाबी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 7। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। उनकी मूंछों और लंबी चादर के साथ एक हास्यपूर्ण छवि थी और उनका ज्ञान और समझदारी का ढंग भी अद्वितीय था। नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व हमेशा गांव वालों के बीच चर्चा का विषय रहता था, लेकिन वे अपने ज्ञान के अलावा अपनी मस्ती और हंसी मजाक के लिए भी जाने जाते थे। उनके पास एक गधा था जिस पर वह अक्सर सवारी करते थे। वह गधा नसीरुद्दीन के लिए बहुत प्रिय था। नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ हमेशा गांव में घूमते रहते थे। गधे का नाम उनका अपना पसंदीदा नाम था, बुजुर्ग। बुजुर्ग गधा बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था, लेकिन कभी कभी नसीरुद्दीन की मस्ती के चलते वह थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता था। फिर भी नसीरुद्दीन और बुजुर्ग की जोड़ी गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। सुबह के समय जब नसीरुद्दीन और उनका गधा अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, कुछ चोरों ने नसीरुद्दीन के गधे को चुरा लिया। यह घटना पूरी तरह से नसीरुद्दीन के लिए चौंकाने वाली थी। उनका प्रिय गधा चोरी हो गया था और वह इसे लेकर बहुत परेशान हो गए। नसीरुद्दीन ने यह फैसला किया कि वह खुद ही इस चोर को पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे। उन्होंने अपने दोस्तों से सुना था कि कुछ चोर अक्सर गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर में छिपते हैं। इसलिए उन्होंने अपने रास्ते पर चलने का निश्चय किया। नसीरुद्दीन का उद्देश्य न केवल अपने गधे को वापस पाना था, बल्कि यह भी था कि वह चोरों को यह समझा सकें कि वे गलत कर रहे हैं। खंडहर के पास पहुंचने पर नसीरुद्दीन ने देखा कि वहां कुछ लोग छिपे हुए थे। वे चोर थे और उनके पास नसीरुद्दीन का गधा था। नसीरुद्दीन ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़ने का एक मजेदार तरीका सोचा। नसीरुद्दीन एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करने का निर्णय लिया। वह चोरों से अपनी मूंछों और चादर को हिलाकर बोले, अरे, यह क्या किया तुमने? मुझे गधे के बिना कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा कि तुम फिर कभी किसी का गधा नहीं चुराओगे। चोर बहुत अजीब से हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि नसीरुद्दीन क्या कर रहे हैं। नसीरुद्दीन ने चोरों से कहा, तुम लोग मेरा गधा क्यों चुराने आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि गधे चुराना एक बहुत बड़ी भूल है? चोर बोले, हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा गधा है। हमें तो इसे बेचने का विचार था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि यह गधा मेरे पास लौटकर अपनी पूरी कहानी तुम्हें सुनाए? चोर हैरान हो गए। नसीरुद्दीन ने फिर एक चाल चली। उन्होंने गधे से कहा, बुजुर्ग, क्या तुम जानती हो कि यह लोग तुम्हें क्यों ले गए हैं? गधा अपनी जगह पर खड़ा हुआ, बिना कुछ बोले। चोर यह देखकर हंसी रोक नहीं पाए। यह तो बस एक गधा है, यह बोल नहीं सकता, वे बोले। नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, तुमने तो ठीक कहा, लेकिन यह गधा बहुत समझदार है। वह सिर्फ अपनी आंखों से बताता है कि क्या सही है और क्या गलत।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग इसे छोड़ दो और फिर कभी गधा चोरी करने का ख्याल भी मत लाओ। चोर अब भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नसीरुद्दीन क्या कहना चाह रहे थे। नसीरुद्दीन ने अपना अंतिम वार किया। वह चोरों से बोले, तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम में से कोई न कोई गधे के साथ थोड़ी देर बैठने पर ही समझ जाएगा। यह गधा जानता है कि तुमने क्या किया, और अब तुम्हें अपना गधा खोने का पछतावा होगा। तुमसे भी बड़ा चोर कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने चोरी करने का रास्ता अपनाया। चोर थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने नसीरुद्दीन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। एक चोर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। हम अब गधे को वापस कर देंगे और ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह हमारी बड़ी गलती थी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए गधे को वापस लिया और चोरों को धन्यवाद कहा। अच्छा है कि तुमने अपनी गलती को समझ लिया। अगर तुम कभी गधा चुराने का विचार करो तो याद रखना, इस गधे की आंखों में बहुत गहरी समझ है। गांव वापस लौटते हुए नसीरुद्दीन और उनका गधा बुजुर्ग खुश थे। नसीरुद्दीन ने गधे से कहा, देखो बुजुर्ग, तुम्हारी आंखों में जो समझ है वह चोरों को भी बदल सकती है। तुम सच में बहुत खास हो। गांव में लौटने पर नसीरुद्दीन और बुजुर्ग की जोड़ी फिर से चर्चाओं का केंद्र बन गई। लोग नसीरुद्दीन की चतुराई और गधे की समझदारी की कहानियां एक दूसरे से सुनाने लगे। इस घटना के बाद गांव में यह संदेश फैल गया कि किसी की चोरी करना सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि वह समाज और आत्मा की भी हानि करता है। और यह भी कि कभी कभी समझदारी और सही दिशा में थोड़ी हंसी मजाक से समस्याओं का समाधान हो सकता है। नसीरुद्दीन ने चोरों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह भी समझाया कि किसी और की संपत्ति की चोरी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और ईमानदारी से जीना। और इस तरह नसीरुद्दीन और उनके गधे ने गांव में एक अनमोल शिक्षा दी। कहानी का संदेश था, सच्चाई हमेशा हंसी और समझदारी से ज्यादा प्रभावी होती है, और सही दिशा में ली गई किसी भी स्थिति को समझने के बाद ही उसे बदलने की शक्ति होती है। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और उनके गधे की समझदारी का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी सही रास्ता चुनने के लिए हमें हंसी मजाक के साथ गंभीरता को भी अपनाना चाहिए। कहानी 8। राजा ने कहा, मुला, मैं तुमसे 4 सवाल पूछने जा रहा हूं। यदि तुम सही उत्तर दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुला ने मुस्कराते हुए राजा की बात मानी और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। राजा ने पहला सवाल पूछा, एक दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि जब यह सामने आती है तो हमें लगता है कि यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन जब हम उसे सुलझा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि और भी समस्याएं हैं। राजा हैरान होकर सोचने लगे, यह उत्तर तो सटीक है, लेकिन क्या यह सही है? राजा ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे हल्का क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, दुनिया का सबसे हल्का वादा है, क्योंकि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो वह हमारे मन में भारी होता है, लेकिन समय के साथ वह वादा हल्का हो जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। राजा ने इस उत्तर पर भी चुपचाप सिर हिलाया। यह भी सही जवाब है, मुला। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे महंगा क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, दुनिया का सबसे महंगा समय है। हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन समय कभी नहीं खरीद सकते। जब समय बीत जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। राजा ने इस उत्तर को भी सही माना, लेकिन उसे चौथे सवाल का उत्तर बहुत कठिन लगा।
उसने सोचा कि अब मुला नसीरुद्दीन शायद जवाब नहीं दे सकेगा। राजा ने चौथा सवाल पूछा, 4 दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मुला नसीरुद्दीन कुछ देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आत्मा है। हम उसे महसूस तो करते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते। वह हमें हमेशा यह एहसास दिलाती है कि हम जीवन में केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी हैं, जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। राजा इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुला नसीरुद्दीन को अपनी दरबार का सलाहकार बना लिया और उसे कई बहुमूल्य पुरस्कार दिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सवाल का उत्तर सरल नहीं होता, और कभी-कभी सबसे सटीक उत्तर वह होता है जो हमें जीवन के अनुभवों से मिलता है। मुला नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी हमें यह सिखाती है कि जीवन को समझने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और बुद्धिमानी की भी आवश्यकता होती है। यह कहानी संक्षेप में है, लेकिन अगर आप इसे और विस्तार से चाहते हैं, तो मैं और अधिक जानकारी और संवाद जोड़ सकता हूँ। कहानी 9। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोग खुशहाल थे और हर चीज व्यवस्थित थी। राजा अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनका सबसे पसंदीदा समय वह होता था जब वह मुला नसीरुद्दीन से मुलाकात करते थे, जो अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे। मुला नसीरुद्दीन राजा के दरबार में अक्सर आते थे और राजा उनसे जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछते रहते थे। नसीरुद्दीन की बातों में जो विशेष बात थी, वह यह थी कि वह किसी भी कठिन से कठिन सवाल का मजेदार तरीके से समाधान निकालते थे। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन से 2 कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। सवाल 1, क्या चीज ऐसी है जो हर जगह है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते? राजा ने यह सवाल नसीरुद्दीन से पूछा। राजा के सवाल का उद्देश्य था कि नसीरुद्दीन को एक ऐसा जवाब मिले जो सुनने में बेहद बुद्धिमत्तापूर्ण लगे। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है महाराज। उत्तर सरल है, वह चीज है हवा। हवा हर जगह है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। राजा ने नसीरुद्दीन के जवाब पर ध्यान दिया और समझ गए कि वह एक ऐसा जवाब देंगे जो सीधे सवाल से संबंधित होगा। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन वह अगला सवाल पूछने के लिए तैयार थे। सवाल 2, अगर कोई चीज हमें अपनी सबसे अधिक आवश्यकता से भी ज्यादा मिले, तो वह चीज हमारी क्या मदद कर सकती है? यह सवाल राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, जो उनसे और भी कठिन और गहरे विचार की अपेक्षा कर रहा था। नसीरुद्दीन कुछ देर चुप रहे, जैसे वह गहरे विचारों में खो गए हों। फिर उन्होंने जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर है धन। अगर हमें ज्यादा धन मिले तो वह हमारी जरूरत के मुकाबले एक बोझ बन सकता है। अगर हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो यह हमारी जिंदगी में कोई मदद नहीं कर सकता। परंतु अगर हम इसे सही रास्ते पर लगाते हैं, तो यह हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। राजा को नसीरुद्दीन का जवाब बहुत समझ में आया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने राज्य में बहुत अधिक संपत्ति जमा की है, लेकिन यदि वह उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो वह उन्हें और उनके राज्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। राजा की चिंता। राजा के मन में दोनों सवालों के उत्तर पर विचार करते हुए एक गहरी चिंता बैठ गई। वह सोचने लगे, क्या सच में हवा हमें इतनी महत्वाकांक्षी बनाती है कि हम कभी उसकी कद्र नहीं करते? और क्या सचमुच धन हमारे लिए तब तक कोई फायदे का नहीं है, जब तक हम उसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते? राजा ने नसीरुद्दीन से मिलने का निर्णय लिया। वह राजमहल से बाहर गए और नसीरुद्दीन के पास पहुंचे।
उन्होंने कहा, मुला, मुझे तुम्हारा ज्ञान बहुत पसंद आया और मुझे इस पर और अधिक विचार करना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि मैंने अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं किया। नसीरुद्दीन ने राजा की बातों को सुना और फिर जवाब दिया, महाराज, अगर आप धन का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्रजा के लिए काम करना होगा। धन से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने लोगों के भले के लिए काम करें। राजा को नसीरुद्दीन की बातों से एक नई दिशा मिली। उन्होंने सोचा कि केवल संपत्ति का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। नसीरुद्दीन का उपदेश। नसीरुद्दीन ने राजा को एक और सलाह दी, महाराज, कभी भी अपनी ताकत और संपत्ति को अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि आप अपने लोगों के बीच सच्चाई और न्याय का शासन स्थापित करें। यही आपका असली खजाना होगा। राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह को ध्यान से सुना और वह अपने राज्य के लिए एक नया मार्गदर्शन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और उनके साधारण जीवन के सिद्धांत ने राजा को सिखाया कि वास्तविक शक्ति और सफलता केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, न्याय और दया में होती है। राजा ने नसीरुद्दीन से बहुत कुछ सीखा और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और इस तरह नसीरुद्दीन और राजा के दो सवाल न केवल एक गहरी शिक्षा देने का कारण बने, बल्कि उन दोनों के बीच की मित्रता को और भी प्रगाढ़ बना दिया। राजा ने समझा कि किसी भी चीज का महत्व तब तक नहीं होता जब तक हम उसे सही तरीके से न समझें और उसका सही उपयोग न करें। नसीरुद्दीन की यह कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि ज्ञान का असली मतलब केवल सवालों का जवाब देना नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझना और उसे सही दिशा में उपयोग करना है। यह थी कहानी मुला नसीरुद्दीन और राजा के दो सवाल की, जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित थी। यदि आपको इसे और विस्तार से या किसी अन्य तरीके से चाहिए तो बताइए।